आदाब दोस्तों, वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर। मैं हूं जीतू फौजदार। हम आप बात कर रहे थे आपके एक्सरसाइज 1.2 पे, जिसके सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए। ठीक है, तो एग्जांपल्स हमारे हो गए। क्वेश्चनों पे चलेंगे। क्वेश्चन पे चलने से पहले देखो सारे क्वेश्चन आपको एक जैसे ही दिख रहे होंगे, तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पर रूट 3 कराया था, रूट 2 कराया था, अब सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा रूट 5 का। तो फुल मैं आपको करा ही रहा हूँ, लेकिन आप खुद से भी सारे क्वेश्चनों को एक्सरसाइज के वो खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन अभी सीबीएसई में पूछा गया था 2023 में। ठीक है, स्टैंडर्ड वाला जो पेपर आया था उसमें मैथ में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक्सरसाइज आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैनली लाइफ क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इस साल नहीं तो अगले साल, मतलब क्वेश्चन यहां से आते आता है। 99.9% इसमें चांस बनते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो पे। वीडियो पे चलने से पहले फिर वही बात बोलूंगा कि समझ के चलना है, कंसेप्ट को पकड़ के चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या आपको प्रूव करना है। क्या करना है कि सर मुझे इसको इरेशनल प्रूव करना है, कि आपको पता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अब इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे? सर मैं इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाऊंगा, इसका विरोधाभास का नियम लगाऊंगा, जैसा कि हम अब तक करते हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एक जैसे थे, तो अब तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई सर क्या करने वाले हैं। तो क्या करेंगे कि सर सबसे पहले मैं इसके अपोजिट में इसको मान के चलूंगा। तो मैंने क्या मान लिया? अपरिमेय संख्या को परिमेय मान लिया। ठीक है भाई, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय मान लिया आपने, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया। सब क्वेश्चन में हमने ऐसे ही सबको परिमेय संख्या माना था। ठीक है, इंट्रोडक्शन से ही आपको क्लियर कराते आ रहा हूं कैसे हमें विरोधाभास का नियम लगाना है। तो अब चीजें आपके थोड़ा सा समझ में आ गई होंगी, स्टेप भी आपको पता होगी कि सर अब आपने अगर इसको परिमेय संख्या मान लिया है, तो इस पर जब मैं परिमेय संख्या की कंडीशन अप्लाई करूंगा, ठीक है, यही करते थे तो यही करेंगे। क्या करेंगे सर? रूट 5 को यदि मैं परिमेय संख्या मानता हूं, तो मुझे पता है कि सर इसको मैं अंश बटे हर के रूप में लिख सकता हूं। लिख सकते हो बिल्कुल, अगर परिमेय संख्या होगी। अब मुझे ये नहीं पता कि सर इसको क्या लिख सकता हूं। ठीक है, कि अगर इसको मैं a बटे बी या सॉरी अंश बटे हर के रूप में लिखना चाहता हूं, तो क्या लिखूंगा इसको भिन्न के रूप में? तो मैंने इसको क्या मान लिया कि सर मैं इसको a बटे बी के रूप में लिख देता हूं, यहाँ पे a और b। अब चाहे इसको कुछ भी बन के आए, मुझे नहीं पता कि रूट 5 को कैसे लिखते हैं। मैंने क्या कर लिया, उसको a और b में मान लिया कि सर कोई भी संख्या हो सकती है, कि वैल्यू कुछ भी निकल के आ सकती है यदि परिमेय मान है तो। ठीक है, नहीं पता हमें, तो हमने उसको a और b मान लिया है। ठीक है, कि सर इसका अंश क्या आएगा, हर क्या आएगा, ये हमें क्लियरली नहीं पता है। तो मैंने क्या कर लिया कि सर उसको अंश को a मान लिया है और हर को b मान लिया है। ठीक है, और अगर ये परिमेय संख्या बनेगी तो मुझे इतना जरूर पता है कि सर जो आपने a और b लिए हैं वो कोई ना कोई आपके पूर्णांक संख्या होने चाहिए, कि सर a तथा b पूर्णांक। यहां पे लिख सकते हो कि सर a तथा b कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं क्लियर है कि सर रूट 5 को मैं अंश बटे हर के रूप में, भिन्न के रूप में कैसे लिख सकता हूं। ठीक है, कि इसको परिमेय संख्या कैसे बनाऊंगा। तो मैंने उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लिया कि सर a और b, मतलब उसको अंश मैंने a मान लिया और b को मैंने हर मान लिया। ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि सर परिमेय संख्या अगर ये होगी तो a और b आपके कहीं ना कहीं इंटीजर जरूर होंगे। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सर a तथा b कोई पूर्णांक संख्या होगी, कोई इंटीजर नंबर होगी। पहली कंडीशन आपकी क्लियर होगी। कि सर दूसरी कंडीशन ये है कि यदि ये परिमेय संख्या होगी तो इसका जो b है वो कभी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, ये चीजें तो आपको अब तक क्लियर हो ही गई होंगी जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए यार। सर अगली कंडीशन ये होती है, सर a और b जो मैंने यहां पे लिए हैं, इनमें एक के अलावा एक्सेप्ट 1 के अलावा यहाँ पे कोई भी आपको और कोई कॉमन नहीं दिखने वाला है। ये चीज भी मैंने आपको वहां पहले ही क्लियर कर दी है। ठीक है, तो आप यहां बोल सकते हो कि सर a तथा b आपकी सहअभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य क्यों है? ठीक है, यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वहां मैंने हर लाइन को आपको अलग से एक्सप्लेन करके बताया है। सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। a तथा b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि सर सहअभाज्य संख्या का सिंपल सा मतलब होता है कि इनमें एक्सेप्ट 1 में और कोई कॉमन a और b में कोई नहीं है। ठीक है, यही मतलब है। ये तीन चीज आपने इस पर अप्लाई कर दी है।
अब क्या करेंगे कि सर अब मैं इक्वेशन पे जाऊंगा कि जो मुझे समीकरण मैंने बना दिया है उस समीकरण को मैं सोल्व करता हूं। करो भाई सोल्व। क्या देखा आपने कि सर मैंने देखा कि रूट लगा हुआ है तो उसको गायब करते हैं सबसे पहले। कैसे करोगे कि सर मैं वर्क कर दे तो बिल्कुल कर दो यार, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, क्योंकि इससे ज्यादा सरल तरीका कुछ नहीं होता अंडर रूट को गायब करने का। दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है भाई, करो वर्ग। इधर अगर वर्ग करोगे रूट 5 का तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये a बटे b का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसमें मैं इसको सोल्व करूं तो ये अंडर रूट स्क्वायर से गायब हो जाएगा और यहाँ पे ओनली 5 बचेगा और इधर आ जाएगा आपका a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन लग रहा होगा आपका, ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सेम वहां दिया था सेम यहीं पे कर रहे हैं, कुछ भी अलग हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बता दिया इंट्रोडक्शन पार्ट में कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करोगे, इधर से बी स्क्वायर को इधर ले आओगे, ये बन जाएगा आपका 5b स्क्वायर और इधर बच जाएगा आपका a स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया है अब समीकरण नंबर 1, हाईलाइट भी कर दिया, लो दिख जाएगी आपको अच्छी तरह, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, थोड़ा याद करो, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले आप क्या देख रहे हो कि सर बी स्क्वायर के साथ 5 आ रहा है, ठीक है, कि बी स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं सिंपल इतना जरूर कह सकता हूं कि सर 5b स्क्वायर को देख के यही है ना कि सर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सर b यहां पे कोई भी हो, लेकिन इस संख्या में 5 का तो डिवाइड आराम से हो ही जाएगा। b से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो 2 है, 4 है, 6, 8 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ठीक है, क्योंकि 5 से 5 आराम से कट जाएगा, 5 का उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर इससे ये निकल के आ रहा है कि सर 5b स्क्वायर जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगी ही होगी। तो लिख दो भाई, चूंकि आपका 5b स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित होता है। आगे वाले हमें पता है ना कि सर ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, ये 5b स्क्वायर हमारा किसके बराबर निकल के आया था, इस a स्क्वायर के बराबर निकल के आया है, ठीक है। वही चीज पहले बता रहा था आपको कि सर ये a स्क्वायर के बराबर आया है। अब मुझे बताओ अगर ये वैल्यू 5 से डिवाइड होगी कंप्लीटली, और ये दोनों बराबर है तो यार इसमें भी 5 का भाग चला ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर जो मैं यहां समझा रहा हूं आपको वही चीज मैं यहां हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, वही चीज मैं आपको लिख के बता रहा हूं, बस इतना सा ही काम करना है आपको। सर हमने समझा कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो इसमें आराम से 5 से ये डिवाइड हो जाएगी a स्क्वायर, ठीक है भाई। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर तो a स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है भाई। क्यों होगा ये समझ लिया हमने। थोड़ी सी इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है, ठीक है। जितने आपके एनसीईआरटी में दे रखे, एक्सरसाइज में दे रखे, एग्जांपल दे रखे, यदि आप सारे भी एक बार कर लोगे ना तो कोई भी चीज लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सर इसके बाद अगली स्टेप क्या रहने वाली है, कैसे हमें लिखना है, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें तो बहुत ज्यादा थ्योरी लिखनी पड़ती है, तो थ्योरी में मार्क्स कट जाते हैं, कुछ भी आप छोड़ दोगे, ठीक है। 3 से 3 लेना, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये हो गया आपका कि सर a स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, मैं इस बात को लिख सकता हूं आराम से, और आपने लिख दी। अब मुझे बताओ कि यहाँ थ्योरम अप्लाई होगी, कौन सी थ्योरम, याद हो तो कि सर थ्योरम ये है कि यदि कोई अभाज्य संख्या, यदि कोई प्राइम नंबर किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो उस संख्या को भी डिवाइड करती है। थ्योरम पढ़ाई थी इंट्रोडक्शन में, वो वाली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ये 5 जो है एक प्राइम नंबर है और यह एक संख्या है पूर्णांक संख्या a, तो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो यह a को भी डिवाइड करेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया कि सर जो a होगी वो भी a भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है।
देखो क्वेश्चन अगर एक जैसे बार बार आ रहे हैं तो बोर फीलिंग मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, फोकस भी उसी टाइप से रखना है आपको, ठीक है। तो हो सकता है जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज्यादा है, ठीक है, समझना, ठीक है। तो क्या लिखा कि सर ए भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो सर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूंगा, तो कैसे लिख सकता हूं कि भाई अगर ए आपकी 5 से डिवाइड होगी तो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, ऐसे ही मैं यहाँ लिखूंगा कि सर 5 और मैंने एक वेरिएबल ले लिया है कुछ भी, ठीक है, C1 ले लिया, जैसे देखो समझा रहा हूं, देखो क्या है कि मैंने लिखा a बराबर 5C1, कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ पे C1 मैंने क्या लिया है कि सर C1 भी आपकी कोई पूर्णांक संख्या है, पहली बात तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, पूर्णांक संख्या है, ओके। C1 आपकी पूर्णांक संख्या है और C1 में हो रहा है 5 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये हो गया कि जो 5C1 है ये आराम से 5 से डिवाइड है, पहली चीज तो ये वैल्यू a के बराबर है, a के बराबर है, दिख रही है साफ साफ, अगर a के बराबर है तो उसका कह सकता हूं सर a भी 5 से डिवाइड होगी, ठीक है यार, और यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है a भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो दोनों बातों का मतलब सेम है ना, ये बस इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको मैंने क्या दे रहा हूं, समीकरण नंबर 2 दे दिया, क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं आ रही, चलो आगे चलते हैं, समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब तो बताओ आगे इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आगे क्या करेंगे सर, मैं समीकरण नंबर 2 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा, क्योंकि a बराबर 5C1 निकाल दिया है और मुझे यहाँ एक इक्वेशन दिख रही है, ठीक है, तो रख दो भाई कि सर समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में a बराबर 5C1 रखने पर, क्लियर है, रख दो वैल्यू, इसकी वैल्यू रखो, कैसे रखोगे कि सर a बराबर अगर 5C1 में रखता हूं तो ये इधर तो 5b स्क्वायर है, ये तो सेम टू सेम रहेगा, अब यहाँ a स्क्वायर है तो 5C1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, ओके। अब स्क्वायर को खोल दो, ठीक है, ये 5b स्क्वायर सेम टू सेम, ये 25 हो जाएगा और ये C1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 25 5 बच जाएगा और ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी b स्क्वायर बराबर 5C1 का स्क्वायर, ये भी आपकी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो कि सर फिर से वही बात बोलूंगा मैं कि सर ये इसमें भी 5C1 के स्क्वायर में 5 का मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, ये वाली जो वैल्यू है ये आराम से 5 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, बताओ, यस या नो, होगी ना, ठीक है। अगर ये वैल्यू 5 से डिवाइड होगी तो ये b स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये सब दोनों बराबर है तो ये भी हो जाएगा। अब इन दोनों बातों को मैं सेम टू सेम यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, कि चूंकि 5C1 का स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है या विभाजित होता है, ठीक है, होता है लिख देते हैं, ओके। तो मैं क्या कह सकता हूं सर, इसकी वैल्यू b स्क्वायर के बराबर है, तो b स्क्वायर भी आपका b स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, ओके भाई, ठीक है, ये वैल्यू इसके बराबर है तो ये भी आपका 5 से डिवाइड हो गया, इतना अब तक आपने समझ लिया। फिर वही थ्योरम, जो थ्योरम मैंने यहां पे बताई थी कि सर एक प्राइम नंबर या एक अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को, ठीक है, किसी संख्या के स्क्वायर को अगर कंप्लीटली डिवाइड करती है तो वो भी क्या करेगी, उस संख्या के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगी, सॉरी उस संख्या को भी डिवाइड करती है, तो सेम टू सेम वही है, यहाँ पे भी 5 है, एक प्राइम नंबर है, और यहाँ पे भी b जो है पूर्णांक संख्या है और उसका भी स्क्वायर है, तो आराम से मैं ये कह सकता हूँ सर ये तो आराम से हो गया, ये सर b भी 5 से आराम से डिवाइड हो जाएंगे, थ्योरम से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, b 5 से पूर्णतः विभाजित हो गई, इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन में बोल रहा आपसे कि इस थ्योरम के बिना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जो इंट्रोडक्शन में बताया था ना, सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही होंगी, कुछ भी ऐसा नहीं बताया मैंने आपको जो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही हो, ठीक है, सारी चीजें आपको अप्लाई होती दिख रही होगी। ये हो गया b 5 से पूर्णतः विभाजित हो गया, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे कि सर इस बात को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, अगर b जो है 5 से कंप्लीटली डिवाइड है तो मैं एक वेरिएबल लेके ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे मैंने C2 लिया है, तो C1 हम ऑलरेडी यूज कर सकते हैं, और C2 भी क्या है आपका, कोई पूर्णांक संख्या है, कोई पूर्णांक संख्या है,
ओके सर, ये हो गया कि सर आपका यहाँ b जो है b बराबर हो गया 5c2। क्लियर है, 5c2 हो गया। अब आराम से आप ये कह सकते हो, इसको समीकरण नंबर में क्या दे रहा हूं, देखो ये 2 हो गया, इसको चलो 3 दे देते हैं। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। a बराबर 5c1 है और b बराबर 5c2 है, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? सर a की वैल्यू में भी 5 आ रहा है, b की वैल्यू में भी 5 आ रहा है, तो सर इनमें तो कॉमन क्या आ गया आपका? 5 आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 5 आ गया। थोड़ा सोचो कि सर हमने ऊपर क्या माना है, हमने जो ऊपर माना है, जो परमेय संख्या माना था उसके हिसाब से हमने लेके चले थे, तो a और b आपकी सहअभाज्य संख्या क्या थी? सहअभाज्य संख्याएं। ऐसा हमने यहाँ पे लिखा है, कंडीशन अप्लाई की है। तो मुझे बताओ क्या ये सहअभाज्य संख्या निकल के आ रही है? सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि उनमें कोई भी एक्सेप्ट 1 के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जबकि मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसमें भी 5 है और यहाँ पे भी आपको 5 दिख रहा है। क्लियर है, दोनों में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो ये तो मैं कह सकता हूँ सर ये दोनों संख्या सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, ये बात मैंने गलत प्रूव कर दी परमेय संख्या की। ठीक है, तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि सर आपने जो परमेय संख्या माना था वो गलत माना था, ये परमेय संख्या नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब वही चीज मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि समीकरण नंबर 2 से और 3 से मुझे यह स्पष्ट हो गया है, समीकरण नंबर 2 व 3 से स्पष्ट है कि a तथा b में क्या है कि सर a तथा b में 5a कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, या आपका उभयनिष्ठ वर्णखंड है। इतना आपको क्लियर हो गया। यह किस बात का विरोध करता है कि सर हमने a और b सहअभाज्य संख्याएं जो मानी थी वो इस बात का विरोध हो गया। अब यह लिखेंगे, परंतु यह इस बात का विरोध करता है, परंतु यह इस बात का विरोध, इस कथन का लिखो। ठीक है, इस कथन का विरोध करता है, विरोध करता है कि किस बात का विरोध कर रहा है कि सर a तथा b सहअभाज्य संख्या है, a तथा b सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, आपको भी लिखना पड़ेगा सेम टू सेम ये। ठीक है, जो आपको अब समझ में आ रहा है कि सर इस बात का विरोध हो गया, वही चीज आपको अब अपनी भाषा में लिखनी है कि सर इस बात का इसने विरोध कर दिया कि सर हमने सहअभाज्य संख्या माना था, परंतु ये तो सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब ये जो विरोध निकल के आया है, अपोजिट बात हुई है मैथमेटिकल अप्लाई करने के बाद, ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही क्या कर लिया, एक गलत अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो वही चीज लिखनी है कि सर ये विरोध हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने √5 को एक परमेय संख्या मान लिया। ये चीज आप यहां पे लिख लोगे, यह विरोध, यह विरोध इस कारण प्राप्त हुआ, इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, हमने गलत कल्पना कर ली थी। ठीक है, क्या कर ली थी कि √5 एक परमेय संख्या है, यही चीज हमने गलत मानी थी। अब ये तो आपने प्रूव कर दिया कि सर √5 मान के मैंने ये गलत कर दिया काम। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आपने ये सिद्ध कर दिया अब कि सर ये परमेय संख्या नहीं है √5, अभी आपने ये प्रूव किया है। ठीक है, अब बताओ मुझे अगर ये परमेय संख्या नहीं तो क्या है कि सर अपरमेय संख्या है। क्यों है? तो सर वास्तविक संख्याओं के 2 ही प्रकार होते हैं। ठीक है भाई, अतः यह स्पष्ट हो जाता है, लास्ट में आप यहां लाइन लिख लेना कि अतः स्पष्ट है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। इसे ही कहते हैं विरोधाभास का नियम। हमने माना कुछ था और मानने के बाद जो चीज हमने खुद से मानी थी उसी बात को मैंने अपने को गलत साबित करना है, यही तो विरोधाभास का नियम है।
ठीक है। तो क्वेश्चन वही था, सेम टू सेम लैंग्वेज, फिर से वही है, पूरा का पूरा क्वेश्चन डिटो ऐसा ही है, जैसे आपका √3 कराया था, √2 कराया था, ठीक है, √7 आ जाएगा, तो अभी सेम भी रहने वाला है, ठीक है। टाइप 1 वाले क्वेश्चन सारे के सारे एक जैसे, ठीक है।